नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक माफिया और भ्रष्टाचार करने वाले जेल के अंदर होंगे। हमारी सरकार ने बदमाशों की धरपकड़ चालू कर दी है। बलात्कारियों की संपत्ति तोड़ना, अवैध निर्माण ध्वस्त करना शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर हीरालाल नागर जो कि राज्य मंत्री हैं, उनकी ओर से यह बयान सामने आया है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा। हमारी जो सरकार है उसमें राजस्थान में जो जिस तरह से पिछले 5 साल में पूरे प्रदेश में, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महिला अत्याचार हो या किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हो, युवाओं के साथ जिस तरह पेपर लीक करके इन्होंने पेपर गिरोह बना करके और उनका भविष्य अंधकार में किया, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी सरकार इन व्यवस्थाओं को ठीक करेगी और एक संवेदनशील सरकार हम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के सभी लोगों में एक विश्वास जागृत हो और जितने भी इस तरह के लोग हैं उनमें डर पैदा हो कि वो किसी भी तरह का कोई ऐसा अपराध नहीं करें। इसलिए अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास हमारी सरकार पैदा करेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पेपर लीक माफिया हो या फिर भ्रष्टाचार करने वालों, इन पर लगाम हम कसेंगे। ये सब शीघ्र ही जेल की सलाखों के अंदर होंगे और हमारी सरकार ने ये प्रारंभ कर दिया है। जितने भी बदमाश, जितने भी इस तरह के लोग थे, उनकी धरपकड़ चालू हो चुकी है। अगर कोई बलात्कारी है, कोई इस तरह के काम करता है तो उनकी संपत्तियां तोड़ना, उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त करना, ये सब हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दिया गया है। इसलिए जनता में विश्वास पैदा करके हम कानून को निश्चित रूप से कानून के शासन चलाने के लिए ये सरकार हमारी पूरा प्रयास करेगी। राजस्थान को जिस तरह से इन्होंने महिला अत्याचार में 1 नंबर पर लाकर रखा था, उस दाग को हम धो करके और एक सुशासन देने का काम राजस्थान में हमारी सरकार करेगी। तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर फैसला चौंका रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में 17 नए चेहरों पर दांव खेलने के बाद ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा बदलाव किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा बदलाव, सुधांश पंत होंगे नए मुख्य सचिव। मूल कैडर में आने की मिली मंजूरी। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सुधांश पंत राजस्थान के मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा की जगह लेंगे। मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल आज ही खत्म हो रहा है। सुधांश पंत वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब जान लेते हैं कौन है सुधांश पंत। 1991 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी, जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा में कलेक्टर रहे। जलदाय और कृषि विभाग में कमिश्नर रहे। वन पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव रहे। पीएचईडी में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रहे। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे। लखनऊ के रहने वाले सुधांश आईआईटी से बीटेक है। गहलोत सरकार में एचसीएम रीवा में भेज दिया गया था। इसके बाद पंत दिल्ली चले गए थे। भजन सरकार ने केंद्र सरकार को पंत के नाम की सिफारिश भेजी थी। मंत्रिमंडल विस्तार की रात को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुधांश पंत को उनकी मूल कैडर जाने की इजाजत दे दी। बता दें कि उषा शर्मा का कार्यकाल 30 जून 2023 को ही समाप्त हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार से 6 महीने का एक्सटेंशन मिलने के बाद उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार बदलते ही मुख्य सचिव की दौड़ शुरू हो गई। वर्षता में सुधांश 7वें नंबर के आईएएस अफसर हैं। ये अफसर भी रेस में थे। आईएएस संजय मल्होत्रा, आईएएस बी श्रीनिवास, आईएएस राजेश्वर सिंह, शुभ्रा सिंह, आईएएस अभय कुमार, आईएएस रोहित कुमार। पहले संजय मल्होत्रा का नाम सबसे आगे था।
वे वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू विभाग में तैनात हैं। मल्होत्रा बजट से जुड़े कामों में लगी हैं, लिहाजा केंद्र उन्हें रिलीव नहीं किया। इसके बाद राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के लिए सुधांश पंत के नाम की सिफारिश भेजी थी। उषा शर्मा के बाद एक बार फिर ब्राह्मण अफसर को मुख्य सचिव बनाया गया है। माना जा रहा है कि पंत की नियुक्ति जातिगत समीकरण साधने के लिए भी की गई है। सुधांश पंत को वित्तीय व्यवस्थाओं में बेहतर अनुभव है, जिसका फायदा भी भजनलाल सरकार को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वही मंत्री संजय शर्मा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अलवर को एनसीआर से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण की सजा अलवर को क्यों मिले, वहां निर्माण कार्य रुकता है तो अलवर में भी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी जाती है। अलवर को बरसों बाद में मंत्री पद की सौगात मिली है। संजय शर्मा मंत्री बने भजनलाल कैबिनेट में। संजय जी, बहुत इंतजार करना पड़ा है अलवर वालों को। इस बार किस तरह से उनकी जो दुआएं काम आई आपके, और किस तरह की सोच है आपकी कि अलवर का विकास और ज्यादा तेज गति से हो सके? देखिए, ठीक है कि लोकतंत्र की स्थापना के बाद अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से जो भी जनप्रतिनिधि बना और सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन उसको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उन्होंने अलवर शहर के आम मतदाता भाई बहनों को, आम जन को मंत्री पद की जो सौगात दी है। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक की ओर से मैं उनको इस बात के लिए मेरी ओर से और शहर की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। अलवर एनसीआर का हिस्सा है, दिल्ली से बहुत नजदीक हैं आप, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं वहाँ की जनता की। तो ऐसे में किस तरह से विकास यहाँ पर और ज्यादा हो? डबल इंजन की सरकार है अब तो क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं? देखिए, एनसीआर की जहां तक आपने बात करी है, एनसीआर अलवर जिले के लिए एक तरह से नासूर मानता हूं मैं। और वहां का आम जन, हमारे उद्योग से जुड़े हुए लोग, सब लोग चाहते हैं कि हमको एनसीआर से मुक्त कर दिया जाए। इसको लेकर के मैंने अपने पिछले कार्यकाल में विधानसभा में मांग भी उठाई थी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, हमारे केंद्र में माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि अलवर जिले को यदि एनसीआर से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास बैरिकेड्स बहुत लगे। एनसीआर का फायदा अलवर जिले को नहीं मिला। पॉल्यूशन दिल्ली में होता है, काम अलवर शहर में, अलवर जिले में रुक जाता है, विकास के काम रुक जाते हैं, मकान बनने रुक जाते हैं। तो एक तरह से एनसीआर की वजह से हमने बहुत ज्यादा सहा है और अलवर जिले की जनता की मांग है कि अलवर जिले को एनसीआर से मुक्त किया जाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि वो केंद्र में बात करके अलवर जिले को एनसीआर से मुक्त करने का काम करें, तो बहुत बड़ी सौगात अलवर जिले की जनता को भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मंत्री संजय शर्मा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नागौर के पादुकला कस्बे में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। पादुकला में एक पुत्र ने अपने ही पिता, माता और बहन की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। वारदात के बाद युवक ने खुद ही सरेंडर कर दिया। पुलिस युवक से हत्या के कारणों को लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस तीनों मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवा चुकी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पादुकला थाना अधिकारी ने एसपी सहित आला अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी। एफएसएल एमओबी की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। पिता, माता और उसकी बहन को उन्हीं के पुत्र ने हत्या कर दी और हत्या करके ये स्वयं थाने आया और थाने आके अपने जुर्म कबूल। इसके बाद में अभी उनसे पूछताछ की तो पूछताछ के अंदर प्राइमरी ये लग रहा है कि ये मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। इससे जो बात कर रहे हैं उससे बात से और अभी इसकी फेशियल उस पर भी कुछ प्रकार से इसने ऐसा आपराधिक बोध इसके मानसिक रूप में नहीं लगा। वहीं अलवर के नोहरा में एक युवक की जहर खाने से मौत हो गई। परिजनों ने युवक को अस्पताल पहुंचवाया, जहां अस्पताल वालों ने भर्ती करने से ही इनकार कर दिया।
इसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल के डॉक्टर तुरंत भर्ती कर लेते तो जान बच सकती थी, लेकिन उन्होंने भर्ती नहीं किया, जिसके कारण व्यक्ति को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाने में समय लग गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है, साथ ही वे सुसाइड के पहलू की भी गहनता से जांच कर रही है। ये कल 30 तारीख की घटना है, करीब 3:30 बजे की। अच्छा, वहाँ से आपने कहाँ भर्ती करवाया इसको? हम डायरेक्ट यहाँ पे लाए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यहाँ पे इन्होंने इनकी जो भी कार्रवाई थी वो की, पॉइजन निकाला। फिर बाद में ये बोल रहे थे कि आप हमारे यहाँ पे आईसीयू बेड खाली नहीं है, आप इसको वहाँ पे ले जाइए कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पे आपको अच्छी सुविधा मिल जाएगी। और करेंगे बड़ी खबर की जोधपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई। 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। इनामी बदमाश अनिल को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद जिले के थाना चारभुजा में 4 साल से वो लगातार वांछित चल रहा था। लॉरेंस द्वारा संचालित सोपू गैंग का गुर्गा बताया जा रहा अनिल, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जोधपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 25,000 के इनामी बदमाश अनिल को गिरफ्तार किया गया है। तो गैंगस्टर्स पर नकेल कसने के लिए लगातार एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ओर से कार्रवाइयां भी की जा रही हैं और इसी क्रम में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। सोपू निकनेम अनिल का है, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई थी, ताकि जल्द से जल्द अनिल को पकड़ लिया जाए। अनिल की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, बड़ी कार्रवाई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ओर से, ये सफलता कैसे मिली, क्योंकि कई सालों से फरार था ये? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जो है बड़ी कार्रवाई की है। जोधपुर से जो करीब 25,000 रुपए का इनामी बदमाश अनिल विष्णु को जो है इस फोर्स ने गिरफ्तार किया है। पिछले 4 सालों से जो ये वांछित था, राजसमंद जिले में इसके थाना चारभुजा में जो ये लगातार वांछित था, उसकी लगातार पुलिस को तलाश थी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस क्राइम एंड एटीजीएफ के जो निदेशक है दिनेश एम कार्रवाई हुई और बताया जा रहा है कि लॉरेंस विश्नोई से इसका संबंध था और सोपू गैंग से कहीं ना कहीं ये सक्रिय गुर्गा था। इसके दाहिने बाजू पर जो है सोपू गैंग का टैटू भी बना रखा था और फिलहाल कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई और इसके खिलाफ इसके विरुद्ध कई तरह के मामले थे, जिसमें आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और हत्या के प्रयास थे। हत्या के जो मुकदमे इस पर दर्ज थे और लंबे समय से इसकी तलाश थी और रंगदारी वसूली की खेल था, उसमें भी कहीं ना कहीं सम्मिलित बताया जा रहा है। जी चंद्रशेखर, कई मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं, जाहिर है कि पूछताछ भी की जानी होगी। कब तक कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो जिस तरह से आज गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो है जो इसकी पूछताछ की जाएगी, उसके बाद जो है कोर्ट में कल पेश किया जाएगा और आगे जो है इसकी रिमांड मांगी जाएगी और इसके साथ कितने लोग जुड़े हैं, किस तरह से ये जो अपराध को, संगठित अपराध को जो संचालित करता था, इसको लेकर पूरी जो है पुलिस जानकारी जुटाने में जुटी है। जी ठीक है चंद्रशेखर, नजर बनाए रखिएगा कितने दिन के रिमांड पर सौंपा जाता है इसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर से खबर है, जहां पर रिंगस थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक कार और ट्रेलर की भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की स्थिति गंभीर है। कार सवार यात्री जयपुर से खाटू श्याम जी जा रहे थे। वहीं रिंगस थाना इलाके में सीमारला मोड़ के पास एक ट्रेलर कार से भिड़ गया, जिसमें दोनों ट्रेलर्स के नीचे कार फंसने से चकनाचूर हो गई। वहीं पुलिस ने क्रेन की सहायता से करीब आधे घंटे बाद सभी को बाहर निकाला। साथ ही हादसे के बाद लगे रोड पर जाम को भी कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया गया। खबर टोंक से है। जिले के राजमहल सरपंच को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्राम पंचायत में सार्वजनिक तालाब में अवैध मछली शिकार की शिकायत मिलने के बाद सरपंच ने तालाब का निरीक्षण किया, जिसके बाद एक युवक ने सरपंच को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र में से पिता को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं आरोपी पुत्र की तलाश जारी है। सरपंच को धमकी मिली है, उसको लेकर इस मामले में पुलिस की कोई संज्ञान मामला आया था, तो उसमें प्रार्थना पत्र पेश किया है सरपंच साहब ने, तो उसकी जांच की जा रही है। और जिसके ऊपर आरोप लगाया है अमन सनो विक्राम, उसको राउंड अप करके पूछताछ करके उसको 151 में गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच जारी है,
जैसी जरूरत होगी आगे कार्रवाई लगाई किस जाएगी। मामले को लेकर धमकी? ये कोई राजमहल के पास में नदी में कोई मछलियां वगैरह निकाल रहे थे, इस बात को लेकर कोई कहा सुनी होना सामने आया है। और अब बात टोंक की। शहर में एक बार फिर से अवैध बूचड़खानों को बंद करने की मांग जोर पकड़ रही है। दरअसल आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर परिषद अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन नई सरकार आने के बाद अवैध बूचड़खाने हटाओ समिति ने सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया से मिलकर बूचड़खानों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद सांसद की तरफ से कलेक्टर को फोन कर आबादी क्षेत्र में अवैध बूचड़खानों को बंद कराने के लिए कहा गया। आरोप है कि एनजीटी के अवैध आदेश पर अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत इन पर कोई रोक नहीं लगा सकी। आपको बता दें कि टोंक नगर परिषद क्षेत्र में करीब 2 लाख की आबादी है, जिसमें शहर की 70% आबादी मांसाहारी है, जिसके लिए 200 पशुओं के मांस की खपत हर रोज होती है। यहाँ 300 मीट की दुकानें बिना लाइसेंस के चलती हैं। मैं समझता हूं कि ये आज का नहीं, बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और जिस दिन 2014 में सांसद बना था उस टाइम भी ये काफ़ी जोर से मुद्दा उठा था। अभी जिस हिसाब से शहर के अंदर में अवैध बूचड़खाने बंद कराने के लिए एक कमेटी बनी है और शहर के लोग काफ़ी उसमें जुड़े हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरे टोंक से जब कोई निकले तो उस आदमी को पता लगना चाहिए मैं टोंक से जा रहा हूँ। यहाँ उल्टा पता लगता है कि एकदम जब बदबू आती है तुरंत आदमी रुमाल मुँह पर लगाता है। ये हालत थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिए, नगर परिषद नगर पालिका भी, एसडीएम ने भी, उसने मौके की रिपोर्ट जारी कर दी। जो आज से कुछ दिन पहले एक नेगोशिएशन हुई थी कि अगर कोर्ट में इन्होंने लिख के दे दिया था कि अगर वहाँ पर कोई भी अगर आपको कुछ पूछ पड़ी पाए, सींग पड़ा पाए, कोई मांसपेशी हो, कोई हड्डी हो, तो हम इसको मानेंगे कि अवैध चल रहा है। राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट का सेक्शन 271 ये कहता है कि किसी भी आवासीय या आबादी इलाके में या म्युनिसिपल पेरिफेरी में किसी तरीके से भी कोई स्लॉटरिंग नहीं हो सकती। वो जो इलाका है वो आबादी इलाका है, म्युनिसिपल पेरिफेरी में है, तो वहाँ किसी भी तरीके से लीगल स्लॉटरिंग नहीं हो सकती। तो इस सीकर में बजाज रोड के पास एटीएम तोड़ने की वारदात सामने आई। एटीएम को गैस कटर से काटकर चोरों ने लाखों रुपए उड़ा लिए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां पर जांच शुरू कर दी है। सूचना के मुताबिक चोरी किया हुआ एटीएम एसबीआई बैंक का है, जिसका संचालन हिताची कंपनी की ओर से किया जाता है। वहीं देर रात बदमाशों ने एटीएम को गैस कटर से काटकर पैसे निकाल लिए। प्रारंभिक जांच के मुताबिक एटीएम में करीब 29 लाख रुपए थे। हालांकि बैंक की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की है। आज रात्रि को बजाज रोड पर एसबीआई के एटीएम में चोरी की वारदात हुई है। एटीएम को गैस कटर से काटा गया है। इसकी तलाश के लिए अलग अलग टीम गठित कर और विभिन्न स्थानों पर रवाना की गई है। और अभी ऑथेंटिक जो है वो समाचार बैंक वालों ने नहीं दिए है, बाकी रिपोर्ट वगैरह देने के बाद में पता चलेगा। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य श्री राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देश भर में सनातन धर्म को मानने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह की झलक दिख रही है। कोई पैदल चलकर अयोध्या पहुंच रहा है तो हर कोई इस शुभ अवसर से जुड़कर अपने को धन्य करना चाहता है। ऐसे में बीकानेर के लिम्का बुक होल्डर धर्मेंद्र अग्रवाल ने 300 से अधिक रंग बिरंगे गोलगप्पों के माध्यम से श्री राम मंदिर की आकृति बनाकर श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचने को लेकर संदेश देने का प्रयास किया। इस दौरान धर्मेंद्र का कहना है कि श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा मंदिर के दर्शन करने इस कामना को लेकर ये आकृति बनाई है। 22 जनवरी 2024 को जो भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसी खुशी में लोगों को मतलब हिंदुस्तान के लोगों को मतलब इंतजार था। तो आज 2022 में जो भव्य राम प्रतिष्ठा हो रही है, इसी खुशी में मैंने भी गोलगप्पों से रंग बिरंगे गोलगप्पों से आकृति बनाई है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संदेश पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हो। और मैंने आज अपने अग्रवाल जी के साथ मिलकर गोलगप्पे के माध्यम से अपनी खुशी को जाहिर किया है। जैसे कि सभी धर्म अपने हिंदू धर्म के लोगों को इंतज़ार था कि ये कब मंदिर कब बनेगा और कब इसकी स्थापना होगी। आज वो खुशी का दिन आ गया है
और मैं भी अपनी खुशी जाहिर कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा अयोध्या पहुँचने की। और अयोध्या नहीं पहुँच सका था तो मैं अपने राम मंदिर को यहीं अपनी खुशी जाहिर कर रहा हूँ। और साल का आज आखिरी दिन है, ऐसे में गोल्डन सिटी जैसलमेर में नए साल के स्वागत के लिए फुल तैयारियां की गई हैं। जिले में देश विदेश के हजारों सैलानी नए साल का जश्न मनाने आते हैं। एक दिन में करीब 20 से 25 हजार सैलानी पहुंच रहे हैं। जिले भर के सभी होटल और रिजॉर्ट फुल हो चुके हैं। जैसलमेर शहर में ऐतिहासिक जगहों पर जैसे सुनारदुर्ग, पटवा हवेली, सालम सिंह हवेली, गड़ीसर लेक पर सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो सैलानियों की अच्छी आवक से पर्यटन व्यवसायियों के भी चेहरे खिल गए हैं। आज नए साल के जश्न के लिए बम्पर संख्या में लोग पहुंचे हैं। नए साल का स्वागत जबरदस्त उत्साह और आतिशबाजी के साथ की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।